Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञानवारिधि। हम सभी जानते हैं कि हम MCQs ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग पर एक सीरीज़ बना रहे हैं जस्ट टू हेल्प यू पीपल टू फेस एंड क्रैक योर एग्जामिनेशंस इन अ वेरी गुड मैनर। आई होप पहले की 3 वीडियोज़ आपने देखी होंगी एंड नाउ हेयर आई एम विद द 4th पार्ट। अगर आपने नहीं देखी हैं और आप देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। So now let's begin with this part. Krathwohl divided the affective domain into subgroups. In which year? Krathwohl ने जो affective domain को भावात्मक पक्ष को सबग्रुप्स में विभाजित किया था वो किस वर्ष में किया था? तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। पहला कि affective domain जो है हमारा टेक्सोनॉमी का, उसको क्रैथहॉल ने विभाजित किया, उसका वर्गीकरण जो दिया वो क्रैथहॉल के द्वारा दिया गया और वो किस ईयर में दिया गया? 1964 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्पसन डिवाइडेड द साइकोमोटर डोमेन इनटू। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि जो साइकोमोटर डोमेन है वो सिम्पसन ने क्लासिफाई किया है और ही हैड क्लासिफाइड इट इनटू 7 सब ग्रुप्स। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन इज। भावात्मक पक्ष का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? स्टूडेंट कैन राइट अ लेटर, स्टूडेंट वैल्यूज ऑनेस्टी, स्टूडेंट्स कैन ड्रॉ अ ग्राफ और स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर। अब यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो सबसे पहली बात जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि किस रिस्पॉन्स में भावात्मक पक्ष की बात की गई। जैसे पहला कहा गया कि स्टूडेंट कैन राइट अ लेटर, तो ये साइकोमोटर स्किल है, वो राइट कर सकता है लेटर को, और इंटेलेक्चुअल है कि वो उनमें क्या वर्ड्स लिखता है या क्या लिखना चाहता है। स्टूडेंट्स कैन ड्रॉ अ ग्राफ, एक ग्राफ को ड्रॉ करना ये भी साइकोमोटर स्किल है। स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर, ये भी साइकोमोटर स्किल है। यहाँ पर स्टूडेंट वैल्यूज़ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है ये हमारे भावात्मक पक्ष से जुड़ी है, उसको हम वैल्यू करते हैं, ये भी हमारे भावात्मक पक्ष का हिस्सा होता है। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट वैल्यूज ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज CRT इज अ क्लियरली डिफाइंड एंड डिलिमिटेड डोमेन ऑफ। इनमें से किसका डोमेन है CRT? दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो यहाँ पर हमें क्लियरली मालूम है कि ये जो है वो लर्निंग टास्क्स को मेजर करता है, उन्हीं के लिए बनाया गया है, तो ये इसी से रिलेटेड डोमेन है। नेक्स्ट, बेसिकली द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नीड्स टू बी। जो हम फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स का, जो भी कोई हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो उसको हम लिख लेते हैं। सो जो उसका हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट होता है दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड, क्योंकि उसके हमें जजमेंट करना है, उसकी वैल्यू को देखना है, कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, तो हम वहाँ पर उसकी वैल्यू देख रहे हैं। एंड वैल्यू इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू इवैल्यूएशन। जब हम किसी भी चीज़ के मूल्य का निर्धारण करते हैं तो वो हमारी इवैल्यूएशन होती है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इट मस्ट इंक्लूड। जब हम अनुदेशात्मक उद्देश्यों की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या समाहित होना चाहिए? लर्निंग एक्टिविटीज़, टीचिंग स्ट्रेटजीज, लर्निंग रिसोर्सेज या एक्शन वर्ब। तो यहाँ पर एक्शन वर्ब हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक्शन वर्ब्स जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि वास्तविकता में हम किस प्रकार की क्रिया बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब तक हम चीज़ों को एक्शन वर्ब में डिफाइन नहीं करते तब तक हमें उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझ पाना मुश्किल होता है। एक बार जब हम एक्शन वर्ब्स के अकॉर्डिंग क्रियाओं को या उद्देश्यों को निर्धारित कर लेते हैं तो हम उसके आधार पर बच्चे की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज द 4th ऑप्शन, दैट इज एक्शन वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं तो वो हमारा मेजरमेंट होता है। किसी भी गुण को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना हमारा मेजरमेंट है। सो करेक्ट आंसर हेयर इज मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज बेसिकली कॉल्ड। जब हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फॉर्मल और सिस्टमेटिक तरीके से गैदर करते हैं तो वो हमारा टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट, टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली समेटिव टेस्ट या समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और प्लेसमेंट असेसमेंट।
जब हम एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कोई भी चीज़ को एवेल्युएट करते हैं या असेस करते हैं तो वो हमारा सम्मेटिव होता है। डायग्नोस्टिक कब होता है? जब हम किसी भी चीज़ का शिक्षण करते हैं और उसमें कमियों को जानने की कोशिश करते हैं तो वो डायग्नोस्टिक होता है। फॉर्मेटिव जब हम किसी एक छोटे से यूनिट को या एक छोटे से चैप्टर को वाइंड अप करने के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे ने कितना जान लिया है या कितना हमें उसको और सिखाना है, वो जो हमारे असेसमेंट होते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। एंड प्लेसमेंट असेसमेंट मीन्स आपको किसी भी जगह पर रिक्रूट करने के लिए जो असेसमेंट किए जाते हैं वो प्लेसमेंट असेसमेंट होते हैं। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो समेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप। अगर हम वास्टनेस की बात करें स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट और टेस्ट। सो वाइडेस्ट जिसका स्कोप है यहाँ पर वो इवैल्यूएशन है, बिकॉज इट इंक्लूड्स असेसमेंट, मेजरमेंट एंड टेस्ट इन इट्स स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज बेसिकली। हम यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं और जहाँ पर हम सिर्फ क्वांटिटेटिव पक्ष की बात करते हैं वो हमारा मेजरमेंट होता है। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो मेजरमेंट है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और नन ऑफ द अबव। यहाँ पर हमने डिफ़िकल्टीज़ का निवारण करने की बात की है, तो डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करके उनको दूर करने की बात की है। अभी हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जहाँ पर जो कमियाँ हैं, उनकी गलतियाँ हैं, उनको ढूंढ कर दूर करना जो है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, ब्रॉडर इन मीनिंग इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स। तो एम्स जो होते हैं हमारे वो सबसे ज़्यादा व्यापक होते हैं। एम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स हमारे निर्धारित होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों को बीएड करना है, सो आपका एम क्या है? यू आर गोइंग टू बी अ गुड टीचर, सो दिस इज़ योर एम। एंड आप इसके प्रोसेस में आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको बीएड करना है, साथ में आपको सीटेट या यूपी टेट, सुपर टेट इस टाइप के पेपर्स क्लियर करने हैं, या अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपको नेट एंड पीएचडी करना है। सो ऑल दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स टू फुलफिल योर एम ऑफ बिकमिंग अ गुड टीचर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन एरियाज, इंटरेस्ट्स, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यहाँ पर क्योंकि हम एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस के आधार पर निर्धारित करते हैं, तो ये जो हमारा है कंपैरिजन ये होता है व्यक्तियों के बीच में, दैट इज बिटवीन द इंडिविजुअल्स। सो करेक्ट आंसर हियर इज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, अ डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 बेसिकली मीन्स item is easy, item is difficult, item is too easy और item is acceptable. So 0.20 जो वैल्यू है वो अगर हमारा डिफ़िकल्टी वैल्यू 0.20 से नीचे है तो इट सजेस्ट्स दैट आइटम इज़ ईजी। नेक्स्ट, अ डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 बेसिकली मीन्स आइटम इज़ एक्सेप्टेबल, आइटम इज़ गुड, आइटम डिस्क्रिमिनेटिंग नेगेटिवली और आइटम इज़ वीक। सो हेयर इट इज़ आइटम इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू नीचे की साइड जाती है उतना ही क्वेश्चन जो है हमारा वो डिफ़िकल्ट होता जाता है। सो 0.4 जो है वो ये सजेस्ट करता है कि आइटम जो है हमारा एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट, द स्टेम ऑफ द आइटम्स इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स शुड बी स्मॉल, मीनिंगफुल, लार्ज और रेलिवेंट। इट शुड बी मीनिंगफुल। जब तक मीनिंग नहीं कन्वे करेगा तो वो छोटा है या बड़ा है या रेलिवेंट है, इन सब चीज़ों से हमारा कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होता। सो द स्टेम शुड बी मीनिंगफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच अप्रोप्रिएट वर्ब विल यू यूज टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल? टू अप्रिशिएट, टू अंडरस्टैंड, टू कंस्ट्रक्ट और टू नो। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज टू कंस्ट्रक्ट।
Now proceeding towards our next question. Objective type questions have an advantage over essay types as these questions are easy to mark, test critical thinking, are easy to solve, are easy to prepare. So करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, क्या एडवांटेज होता है हमारा, दैट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स आर इजी टू मार्क, उनको बहुत इजीली चेक किया जा सकता है कम टाइम में, एंड क्योंकि एक ऑप्शन ही हमें सेलेक्ट करना होता है तो दे आर क्वाइट रिलायबल. नेक्स्ट, कुडर रिचर्डसन मेथड इज जनरली यूज्ड टू एस्टिमेट. कुडर रिचर्डसन जो मेथड है हमारा वो जनरली वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या रिलायबिलिटी किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. सो इट इज़ यूज टू कैलकुलेट और मेजर द रिलायबिलिटी ऑफ एनी टेस्ट आइटम और एनी टेस्ट. नेक्स्ट, द वैल्यू दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज बेसिकली कॉल्ड. वो वैल्यू जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में विभाजित करती है उसको हम क्या कहते हैं, मोड, मीन डेविएशन, मीन या मीडियन. सो करेक्ट आंसर हेयर इज मीडियन. मीडियन जो है वो हमारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. नेक्स्ट, द टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंडेड टू मेजर. दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज जनरली कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वैलिडिटी. जिस टेस्ट को जिस उद्देश्य से बनाया गया है यदि वो उसी का मापन कर रहा है तो उसको वैध कहते हैं. Next, in a test, the length is an important factor in obtaining a representative factor, group, sample or mode. So correct answer here is sample. The next question is, what is the median of 1, 6, 4, 5, 2 and 3? यहाँ पर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है. मीडियन कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है पहले हम इसको देख लेते हैं. मीडियन इज इक्वल टू n+1/2. अब यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में n जो है वो 6 है. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जितने आपको नंबर दिए गए हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, वो हमारे 6 हैं यहाँ पर. तो 6 + 1/2 हमारा फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने वैल्यू को. 6 + 1 इज इक्वल टू 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा. एंड देन जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर हमारा आएगा 3.5. तो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का है 3.5. नाउ नेक्स्ट, द ऑल्टरनेटिव नेम यूज्ड फॉर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टेस्ट स्कोरिंग, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट ब्लूप्रिंट और टेस्ट कंस्ट्रक्शन. तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होती है वो हमारा टेस्ट ब्लूप्रिंट होता है. टेस्ट का ब्लूप्रिंट मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक द मैप ऑफ द हाउस. जैसे आप नक्शा बनाते हैं अपने घर का, उसी तरह से किसी भी टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, उसको हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या टेस्ट ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं. अनदर क्वेश्चन इज, जनरली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस हेल्प्स इन. किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, टेस्ट की स्कोरिंग के लिए, टेस्ट की रिपोर्टिंग के लिए, टेस्ट एडमिनिस्टर करने के लिए या फिर टेस्ट के डेवलपमेंट के लिए. सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कोई टेस्ट बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम एक नक्शा बना लेते हैं कि हमें कितने ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं, उनमें से किस ऑब्जेक्टिव को कितने मार्क्स देने हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स में से हम जो प्रश्न पूछेंगे वो कितने नंबर के होंगे और किस तरह के होंगे. तो ये जब हम चीज़ें बना लेते हैं तो उसको हम एक ब्लूप्रिंट कहते हैं या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं. सो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन टेस्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट, विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स. जब हमें बच्चों की अधिगम की निष्पत्ति देखनी है कि बच्चों ने कितना सीखा है तो हम किस प्रकार के टेस्ट को यूज़ करते हैं, हम अचीवमेंट टेस्ट को यूज़ करते हैं, उपलब्धि परीक्षण का हम प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट, विच टेस्ट इज़ डिज़ाइंड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस. बच्चों की भविष्य में कैसी निष्पत्ति होगी, इस टाइप के टेस्ट जो बनाए जाते हैं जिनसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो कौन से टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट. तो जब हमें फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करनी है तब हम एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेस्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क. ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें
प्री डिटर्मिन्ड हमारे कुछ टास्क होते हैं, लर्निंग टास्क, उनके आधार पर हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये जो हमारे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क की बात की गई है, तो वो हमारे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में होता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, and it is the last question for this video. From the following, which quality of the test measures what it claims to measure? अभी हमने पहले भी इसी वीडियो में इस बात के ऊपर चर्चा की है, जिस टेस्ट को जिस उद्देश्य से बनाया गया है, यदि वो उस ही चीज़ का मापन करता है तो वो वैध कहलाता है, वो वैलिड कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है वैलिडिटी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।